Hi, I am Shivani Agarwal and you are watching my YouTube Expression Students Club BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर ले रही हूँ। फर्स्ट यूनिट का प्लेटो है। इससे पहले की दो वीडियो और भी आप देख लीजिएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की दो विशेषताएं बताइए। देखिए, प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत बताया है कि दार्शनिक राजा क्या होना चाहिए, तो वही हम ले रहे हैं कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत में क्या है। तो जो इनका दार्शनिक राजा का सिद्धांत है यह इनके व्यावहारिक अनुभव पर आधारित सिद्धांत है। इसमें इन्होंने प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस इनका रहा है अभी तक का, उस पर आधारित इन्होंने सिद्धांत लिखा है। ये तो यह व्यावहारिक अनुभव पर आधारित सिद्धांत है, सबसे बड़ी विशेषता। और देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार जो राज्य पर सर्वाधिक धनवान, महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा शासन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। जैसे कि आजकल भी आपने देखा है कि जो ज़्यादा चालाक होता है, जिसके पास ज़्यादा धन होता है, वो जिसके पास कहने का मतलब है वोट खरीदने की शक्ति होती है, वही राजा बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक धनवान, महत्वाकांक्षी और चालाक व्यक्तियों द्वारा शासन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए प्लेटो के अनुसार। क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के अंदर ही वो गुण होता है कि वो इतने बड़े राज्य, इतने बड़े शासन को चला सकें। सर्वाधिक धनवान व्यक्ति जो है वो अपना हित चाहेगा, और महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना भला करना चाहेगा, और सर्वाधिक चालाक व्यक्ति जो है वो तो मतलब फिर शासन को चला ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो अपना घमंड बहुत हो जाता है। तो दो विशेषताएं हैं कि दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो व्यावहारिक अनुभव पर आधारित है, और दूसरी बात इनके इस सिद्धांत के अनुसार राज्य पर जो शासन होना चाहिए वो सर्वाधिक धनवान, महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को सत्ता की बागडोर संभालनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल पीपल्स को। दूसरा प्रश्न है, दार्शनिक राजा के चरित्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो जो दार्शनिक राजा है उसके चरित्र की दो सबसे बड़ी विशेषताएं, उसमें विवेक की शक्ति होना चाहिए। यानी कि विवेक की शक्ति का मतलब अच्छा और बुरा पहचानने की ताकत होनी चाहिए, सही और गलत को आंकने की शक्ति होनी चाहिए, और प्रत्येक विषय में संपूर्ण और गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक विषय में इसलिए कि उसको तो पूरे शासन की बागडोर संभालनी है, तो प्रत्येक विषय में उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए और डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला गुण है विवेक की शक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। अच्छा बुरा भला, सही गलत पहचानने की ताकत होनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रत्येक विषय में संपूर्ण ज्ञान और गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो सही निर्णय ले सके। अगला है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा निस्वार्थी और शांत स्वभाव का होना चाहिए। शांत स्वभाव का इसलिए कि उसके अधीन जो भी लोग हैं वो चाहे जितने भी अशांत हो जाएं, लेकिन उसे अगर वो अशांत हो गया, राजा खुद अशांत हो गया, तो वो सत्ता की बागडोर संभाल नहीं पाएगा। तो उसे विपरीत से विपरीत परिस्थिति में शांत स्वभाव का रखना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए। अपने स्वार्थ से ज़्यादा अपनी जनता का स्वार्थ पूरा करने की तरफ ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्लेटो के दार्शनिक राजा के कोई दो कार्य बताइए। तो देखिए, सबसे बड़ा कार्य है दार्शनिक राजा को भावी राजा, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उसके शिक्षण प्रशिक्षण की, यानी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। और भावी राजा यानी भावी जो जनरेशन है, भावी का मतलब आने वाली जो जनरेशन है, उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था को स्वयं नज़दीक से और बहुत ही संवेदनशील ढंग से, यानी बहुत ही सिंसियरली, सीरियसली देखना चाहिए। तो पहला गुण क्या हुआ, पहला कार्य क्या हुआ, दार्शनिक राजा को, क्योंकि देखिए उसको ये पता होना चाहिए कि आगे मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, और जब मेरा टाइम ख़त्म होगा तो मैं कुछ ऐसे शिष्य बनाकर जाऊं, कुछ ऐसे लोग बनाकर जाऊं जो मेरे जाने के बाद मुझसे भी ज़्यादा बेहतर ढंग से राज्य की बागडोर संभाल सकें। तो ये उसके मन में अगर भावना रहेगी, ये निस्वार्थी भावना रहेगी, तो वो जो आने वाली जनरेशन है, जो भावी राजा है, जो आने वाला राजा है, उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा, और उसे उस व्यवस्था को स्वयं नज़दीक से बड़े संवेदनशील ढंग से देखेगा। अगला है, दार्शनिक राजा को आदर्श राज्य में सभी को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है, कार्य का विभाजन बहुत ज़रूरी है। तो कार्य का विभाजन उसे इस तरह से करना चाहिए कि सभी को उनकी योग्यता के अनुसार, उनके मन के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार कार्य मिल जाए। अगर रुचि के अनुसार कार्य किया जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। तो दो कार्य हैं, एक तो भावी राजा जो आने वाली जनरेशन है उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था पर खुद ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, राज्य में जितने लोगों को कार्य का विभाजन करा जा रहा है वो उनकी योग्यता के अनुसार, मनोस्थिति के अनुसार, रुचि के अनुसार होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, न्याय की उग्रवादी विचारधारा का प्रतिपादक कौन था? तो न्याय की उग्रवादी विचारधारा का प्रतिपादक थ्रेसी मेकस को माना जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उग्रवादी विचारधारा थ्रेसी मेकस को माना जाता है और इसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यानी यानी अगर न्याय को परिभाषित करना हो तो न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के लिए ही है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी फांसी होती है तो गरीब लोगों को होती है। और जो AP सिंह थे वकील, जो निर्भया के केस में जिनको अभियुक्तों का वकील माना गया है, उन्होंने भी यही कहा था कि फांसी जो है आज तक के जो हमारा इतिहास रहा है स्वतंत्रता के बाद का, वो केवल गरीब लोगों को या बेसहारा लोगों को हुई है। चाहे आप मनु का केस ले लीजिए, जेसी का हत्याकांड ले लीजिए, या फिर और भी बहुत, जैसे नैना साहनी का हत्याकांड हुआ था, तो इन लोगों को तो कभी फांसी हुई नहीं। तो यही उग्रवादी विचारधारा है कि उसके प्रतिपादक थ्रेसी मेकस हैं और उनके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। अगला है, न्याय की यथार्थवादी विचारधारा का प्रतिपादक कौन था? तो न्याय की यथार्थवादी विचारधारा का प्रतिपादक ग्लूकोन है और इनके अनुसार न्याय भय की संतान है और दुर्बलों की आवश्यकता है। तो इन्होंने इस तरह से इसको न्याय को परिभाषित किया है कि न्याय क्या है? न्याय भय की संतान है, यानी न्याय द्वारा हम भय को उत्पन्न कर सकते हैं और दुर्बलों को ज़्यादातर न्याय की आवश्यकता पड़ती है। सबलों को न्याय की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता ही नहीं है। तो देखिए अलग अलग बातें हैं। उग्रवादी विचारधारा के अनुसार जो है वो शक्तिशाली का हित ही न्याय है, जबकि यथार्थवादी विचारधारा जिसके प्रतिपादक ग्लूकोन है, उनके अनुसार न्याय जो है भय की संतान है, यानी न्याय से हम भय को उत्पन्न कर सकते हैं और दुर्बलों की आवश्यकता है क्योंकि सबलों की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके साथ ऑन एन एवरेज दुर्व्यवहार करने की कोई हिम्मत ही नहीं करता है। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ इस वीडियो को जहाँ तक भी हो शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।